हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन एज पर एसए 230। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? हमारा रिकॉर्ड होता है जो भी हमने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, जो भी हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए और जो भी हमें कंक्लूजन्स मिले, जिन कंक्लूजन तक हम पहुँचे। इसको एक और नाम से जाना जाता है वर्किंग पेपर। मीन्स हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक तरह से वर्किंग पेपर हो गया जिसमें अपने हम सारे ऑडिट, जितने भी हमने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं और हम कंक्लूजन तक अपने पहुँचे हैं, उनको एज अ रिकॉर्ड करना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। इसे वर्किंग पेपर भी कहा जाता है। इसको आगे हम इसकी नेचर जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेचर क्या होती है इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की और इसके पर्पस क्या होते हैं, मीन्स ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले इसकी नेचर, ये एविडेंस काम करता है कि जो भी ऑडिटर ने जिस बेसिस पे अपना कंक्लूज़न दिया है, जिस बेसिस पे अपना कंक्लूज़न दिया है उसका एविडेंस प्रोवाइड करता है कि इस बेसिस पे इसने कंक्लूज़न दिया है, ताकि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑडिट का वो कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मीन्स ये फर्स्ट इसका क्या एविडेंस प्रोवाइड करता है ऑडिटर को, जो भी उसने अपने कंक्लूज़न दिए हैं उस पर ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। सेकंड इसका होता है, बीच में वर्ड आता है एंड। इसके एक तो ये एविडेंस प्रोवाइड करता है एंड एक और एविडेंस प्रोवाइड करता है कि जो भी हमारा ऑडिट, हमारा प्लान और जो परफॉर्म किया गया एज़ पर दी हमारे एसेज और जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी उनको फॉलो किया गया। जितने हमारे एविडेंस थे एज जो हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो ऑडिट था वो परफॉर्म और प्लान किया गया एज़ पर एसे और लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ये हमारी होती है नेचर, जिसमें हमारे दो एविडेंस मिलते हैं हमें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्पस, मतलब इसकी हमारी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारे हेल्प कहाँ कहाँ पे करता है। फर्स्ट सबसे पहले हेल्प करता है प्लानिंग में। ये एंगेजमेंट टीम को हेल्प करता है। एंगेजमेंट टीम मीन्स जो भी एक ऑडिट करने में एक टीम एंगेज होती है उसको हेल्प करता है अपना ऑडिट परफॉर्म करने में हेल्प करता है। सेकंड, ये सुपरविज़न भी देता है, मतलब इसमें जो मेंबर्स होते हैं एंगेजमेंट टीम के, वो सुपरवाइज कर सकते हैं अपने ऑडिट वर्क को डायरेक्टली और इवन इनडायरेक्टली। थर्ड, इसका पर्पस होता है अकाउंटेबिलिटी। इसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में सारे काम असाइन किए जाते हैं, ये काम इस असिस्टेंट को, ये काम इस असिस्टेंट को। इसकी मदद से हम किसी को भी अकाउंटेबल कर सकते हैं कि इसको काम दिया था तो ये हमारा ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए अकाउंटेबल होगा। इसलिए हमारा थर्ड इसका पर्पज़ आया अकाउंटेबिलिटी। फोर्थ वन इज़ फ्यूचर ऑडिट। इट मीन्स कि हमारा जो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है ये रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स होता है। इसमें सब कुछ हमारे मैटर्स लिखे होते हैं, क्या क्या एज अ सिग्निफिकेंट मैटर्स थे जो हमने रिकॉर्ड करे। ये हमारे फ्यूचर ऑडिट्स या फर्दर ऑडिट्स के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है जिसमें हमें सब मैटर्स लिखे हुए मिलते हैं। एंड द फिफ्थ पर्पज इज क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन। इसकी मदद से ऑडिट डॉक्यूमेंट की वजह से हम अपने क्वालिटी कंट्रोल को रिव्यू कर सकते हैं कि सारे हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल्स के स्टेप्स थे हमने परफॉर्म करना चाहते थे वो परफॉर्म हुए या नहीं। अपने ऑडिट के काम को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ, जो इसका लास्ट पर्पज़ आता है एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। जो हमने ऑडिट किया है वो एज़ पर एप्लीकेबल लीगल या रेगुलेटरी जितने भी इसमें रिक्वायरमेंट्स थी वो फॉलो हुई या नहीं हुई, ये सब एक्सटर्नल इंस्पेक्शन में कवर होता है। ये इसके 6 पर्पज़ आए। फर्स्ट, एंगेजमेंट टीम जो ऑडिट परफॉर्म करती है उनका प्लान और परफॉर्म करना। सेकंड, सुपरवाइज करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने ऑडिट वर्क को। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी बताता है कि इस काम को मतलब किसने करना था और वो पूरा हुआ या नहीं। फोर्थ, फ्यूचर ऑडिट्स में हेल्प करता है। फिफ्थ, हमारे इंस्पेक्शंस और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में हेल्प करता है जो एज़ पर SQC 1 होती हैं ये चीज़ें।
6 ये एक्सटर्नल इंस्पेक्शन देखता है कि जो हमने लीगल या रिक्वायरमेंट्स थी हमारी, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थी वो एज पर एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशंस वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी जब वो फ्रॉड या एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता तो इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहला इसमें तो बात आती है कि ऑडिटर हमारा रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई भी फ्रॉड या एरर के लिए कि उसको हर चीज़ वो डिटेक्ट कर सके, प्रिवेंट कर सके। इसके लिए हमेशा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब हम कह सकते हैं ऑडिटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन एंड द करेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, क्योंकि ऑडिटर के पास ऑडिटर के टाइम इनहेरेंट लिमिटेशन होती हैं। जब भी हम ऑडिट करते हैं, इनहेरेंट लिमिटेशन मीन्स कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, हम कुछ भी कर लें लेकिन हमारा जो ऑडिट है वो हमें कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। हम हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। ये हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं कुछ। इसकी वजह से जो ऑडिटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है कोई भी प्रिवेंशन या डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड या एरर। लेकिन अगर ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम कोई ऐसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली जिसमें उसे डाउट अराइज हो रहा था, मिसस्टेटमेंट मिली जिसमें उसे डाउट था, तो उसे अपना डाउट को दूर करना है अपने बेस्ट दे के, मीन अपने सारे कंफर्म करे, अपने सारे स्टेप्स को, अपने प्रोसीजर्स को पूरा फॉलो करें, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करें जिससे अपने ऑडिट दूर कर सके या अपने इसके आगे फर्दर वो कर सके कि फ्रॉड है या एरर है, सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। इसके बाद हमारा आता है जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुई है, इसकी वजह से हम कभी भी ऑडिट ये नहीं माने जाएंगे कि ऑडिट हमारा गलत हुआ है या फिर ऑडिटर की इसमें गलती थी, उसने ऑडिट अच्छे से नहीं किया। ये इस वजह से नहीं माना जाएगा कि कभी ऑडिटर की गलती नहीं थी अगर वो एक डीप लेन फ्रॉड था अकाउंट्स में, डीप लेन फ्रॉड था हमारे अकाउंट्स में। इसका मतलब काफ़ी सोची समझी साजिश थी कि वो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट से हमारे पकड़ में नहीं आई। ये तभी माना जाएगा कि ऑडिट की वो गलती नहीं थी जब उसने नॉट नेग्लिजेंसली बिहेव किया हो, मतलब कोई अपनी लापरवाही ना करी हो, दिखाई हो ऑडिट करते हुए। ये नेग्लिजेंसी कैसे चेक करते हैं, ये देखा जाता है कि उसने जो अपना काम करा है, अपने प्रॉपर एसेस को करा है, एसेस उसने फॉलो करे हैं और साथ में सारे लॉज एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करा है या नहीं। इसकी वजह से हम चेक करते हैं कि वो कहीं उसने नेग्लिजेंटली बिहेव तो नहीं कर दिया था। यहाँ से एसेज उसने प्रॉपर करे हों और अपने लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो किया हो। जब ऑडिटर जो है वो एज़ पर एसे, एज़ पर लॉज एंड रेगुलेशन काम करता है, तो ये चेक किया जाता है जो भी उसने ऑडिट पर जो प्रोसीजर्स थे वो प्रॉपर परफॉर्म करें, जो भी उसे ऑडिट एविडेंस मिले वो सफिशिएंट थे और एप्रोप्रिएट थे। जो भी उसने इसके रिगार्डिंग जो रिज़ल्ट अपना दिया है ऑडिट का, ऑडिट एविडेंस मिले वो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट थे जो उसने रिज़ल्ट दिया, एंड जो उसने ऑडिटर रिपोर्ट दी है वो सूटेबल थी, जो भी उसको इसके अकॉर्डिंग एविडेंस मिले उसके अकॉर्डिंग ही इसकी रिपोर्ट सूटेबल थी। ये सब कैसे चेक किया जाता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, जो हमारा आज का टॉपिक है। मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कितना मेजर पर्पस हो गया, ये हमें चेक इसी से सब कुछ पता चलता है। कहीं फ्रॉड, मतलब जो फ्रॉड एरर हुआ इसमें ऑडिटर की तो नहीं गलती थी। इस पेज को एक बार स्पीडली अगर ओवरव्यू करना चाहें, हमें इसमें ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं कि फ्रॉड और एरर में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। जनरल केसेस में ऑडिटर की कोई नहीं होती, प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ करेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की मैनेजमेंट की होती है। क्यों नहीं होती इसकी, क्योंकि इसकी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। इनहेरेंट लिमिटेशन मीन जिसकी वजह से ऑडिटर अपनी रीजनेबल एश्योरेंस देता है।
जो ऑडिटर होता है वो इसलिए नहीं हम उसे अगर एंड इसे कोई डाउट मिले तो उसे प्रॉपर अपने प्रोसीजर्स फॉलो करे, प्रॉपर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे ताकि अपनी गलतफहमी को दूर कर सके अगर उसे कोई भी डाउट अराइज हुआ है। ऑडिटर का हम ये हमेशा ये देखा जाता है कि उसकी गलती तब नहीं मानी जाएगी जब उसने नॉट नेग्लिजेंटली बिहेव किया हो, डीप लेड फ्रॉड इन अकाउंट्स हो, मतलब ऐसी गलती जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन से हमारे नज़र में नहीं, वो कम इनटू लाइट में नहीं आ पाई। वो नेग्लिजेंटली उसने बिहेव करा है नहीं, ये पता चलता है क्या उसने प्रॉपर सारे एसेस फॉलो करे हैं, लीगल और जो हमारी रेगुलेटरी जो भी हमारे वो थे रेगुलेशंस को उसने फॉलो किया है या नहीं। ऑडिटर ने ये अपने एसेस को फॉलो करा, लीगल रेगुलेशन को फॉलो करा, ये पता चलता है कि उसने जो ऑडिट एविडेंस जो उन्हें ऑडिट प्रोसीजर जो उसने परफॉर्म करें, जो उसने ऑडिट एविडेंस लिए हैं वो क्या अप्रोप्रिएट हैं, और जो उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी है वो इसके ऑडिट एविडेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल है या नहीं। ये सब हम चेक कर पाते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से इसका। लेकिन इसका ये होता है ऑडिटर कभी अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन को यूज़ करके ये नहीं कह सकता कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, फ्रॉड एरर जो हुआ, वो कभी इसको एज अपना पावर यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मतलब हम इसमें फैक्टर्स पढ़ेंगे, उसकी फॉर्म कैसे होनी चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, उसमें कंटेंट क्या क्या लिखा होना चाहिए, और एक्सटेंट मतलब कितनी उसमें डीप बातें होनी चाहिए। ये सब एक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस क्या हो। फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, सबसे फर्स्ट हमारा होता है साइज एंड द कंप्लेक्सिटी, साइज and the complexity of audit entity। जिस एंटिटी का हमने ऑडिट करना है उसका साइज़ कैसा है, कंप्लेक्सिटी कैसी है। अगर एक हमारी एंटिटी काफ़ी बड़े लेवल पे साइज़ है, वो काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका, मीन्स काफ़ी सारी हिराची है आगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके हिसाब से हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी बड़ा बनेगा, ज़्यादा बनेगा। सेकेंड आता है नेचर, कि हमने किस नेचर का ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। थर्ड आता है हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना। अगर हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मींस रोमम हाई होता है, मींस हमें अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को भी हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये हम पता लगाते हैं इंटरनल कंट्रोल बहुत वीक थे हमारे, जिस वजह से हमारा रिस्क हाई था यहाँ पे, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को भी हाई रखा। मींस थर्ड होता है हमारा हमने आइडेंटिफाई करना है हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है। फोर्थ आता है जो हमने ऑडिट एविडेंस मिले, जो भी हमें ऑब्टेन हुए, उनके सिग्निफिकेंस क्या है। कई बार वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते होते हैं, तो ये भी हमारे डिपेंड करता है हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट क्या रहेगा। जो एक्सेप्शंस होती हैं यानी इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं, वो हमें जब आइडेंटिफाई हो जाती हैं ये हैं, तो उनकी नेचर क्या है, उनका एक्सटेंट क्या है, ये डिपेंड करता है हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर एंड एक्सटेंट क्या होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ कंक्लूजन। अगर किसी बात का कंक्लूजन एक डिटरमिनेबल नहीं है, मतलब उसको हमने एज अ प्रोफेशनल जजमेंट डिटरमिनेबल नहीं है, हमने उसे प्रोफेशनल जजमेंट की वजह से हम एक उस तक पहुँचे हैं एस्टीमेट तक, तो इसके लिए हमें एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगाने पड़ते हैं। ये सब हमें ऑडिट अपने डॉक्यूमेंट के फॉर्म, एक्सटेंट, मैनर में लिखना पड़ता है। बेसिस ऑफ कंक्लूजन में हुआ जो अमाउंट्स हमारी डिटर्मिनेबल नहीं थी, जिसमें हमने प्रोफेशनल जजमेंट लगाई, जिसकी वजह से हमें सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लगाने पड़ते हैं। लेकिन जिसमें हमारे डिटरमाइंड थी, हमें इसकी नीड ही नहीं थी, तो हमें कोई सपोर्टेड डॉक्यूमेंट भी नहीं लगाना होता है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा मेथोलॉजी। मैथोलॉजी मीन्स ऑडिटर ने ऑडिट करते टाइम कौन से मेथड्स को यूज़ करा, कौन से टूल्स लगाए, कौन से सॉफ्टवेयर लगाए, ये सब भी इसके फैक्टर्स में ही आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस के। एक क्विक रिव्यू करना हो तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फैक्टर्स साइज, कम्प्लेक्स ऑफ एंटिटी में करते हैं, नेचर क्या है हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स का, जो हमने रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट रोमम हुआ उसको आइडेंटिफाई करना, जो हमने ऑडिट एविडेंस मिले उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमें एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड हुए उनका नेचर एंड एक्सटेंट क्या है, जो हमारे बेसिस ऑफ कंक्लूजन क्या था कि वो डिटरमाइंड थे तो हमें नहीं थे तो हमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। मेथोलॉजी हमने क्या क्या मेथड्स, टूल्स और सॉफ्टवेयर लगाए, ये सब फैक्टर्स में आता है। हमने फॉर्म,
कंटेंट और एक्सटेंट पढ़ा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, ये हमारा ऐसा होना चाहिए कि एक एक्सपीरियंस्ड जो ऑडिटर हो उसे समझ आ जाए, तब वो सही माना जाएगा। एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर होता कौन है, ये आईसीआई की बुक में तो कवर नहीं है, पर जस्ट फॉर नॉलेज जो वर्ड यूज़ हो गया है, इसलिए ऐसा इंडिविजुअल, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो प्रैक्टिकल, जिसको प्रैक्टिकल ऑडिट का एक्सपीरियंस हो, फर्स्ट पॉइंट एक्सपीरियंस हो, और जिसे रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग हो किसकी, सबसे पहली चीज़ ऑडिट प्रोसेस की, हम ऑडिट करते हैं प्रोसेस क्या लगाते हैं, सेकंड एसेस की और लीगल रिक्वायरमेंट्स की हमारे, थर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट की, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या चल रहा है जिसमें हमारी एंटिटी जिसका ऑडिट हुआ है वो ऑपरेट करती हैं, फोर्थ ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो इस एंटिटी के रिलेवेंट हैं, ये उस चार चीज़ों से पता हो। सबसे पहले प्रैक्टिकल, एक इंडिविजुअल हो, प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस हो और उसकी रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग हो ऑडिट प्रोसेस की, एसेज और जो एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेशन रिक्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट की जो एंटिटी पे लगती है, एंड ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी रिलेवेंट है एंटिटी की इंडस्ट्रीज़ को। तो हम इसको माने जाएंगे ऑडिट जो है, ऑडिट जो हमारा इसकी फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट है ये सही बनी है, अंडरस्टूड कर रहा है इसे एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट। इसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में होना क्या चाहिए, नेचर, इसका एक्सटेंट, इसकी टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर सारा लिखा हो, इट्स ऑडिट हम पढ़ रहे हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में होना क्या क्या चाहिए जो ये एक्सपीरियंस ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा, नेचर, एक्सटेंट और टाइमिंग हो ऑडिट प्रोसीजर्स का, रिजल्ट हो हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स का, जो हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे ऑडिट प्रोसेस के थ्रू वो हो इसमें, थर्ड सिग्निफिकेंट मैटर्स हो जो हमने ऑडिट के टाइम जो हमें मिले या हम जिन कंक्लूजन्स पे पहुँचे ऑडिट के टाइम हमें मिले ड्यूरिंग ऑडिट, या हम जिन कंक्लूजन्स पे पहुँचे या कोई भी सिग्निफिकेंट जो प्रोफेशनल जजमेंट हमने लिए हैं इन कंक्लूज़न तक पहुंचने के लिए, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो। प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है, जो मतलब अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस से और नॉलेज से कोई भी एक एजम्पशन जजमेंट लेता है ऑडिटर काम करते हुए कि प्रोविजंस कैसे बनेंगे, कितने अमाउंट के बनेंगे, ये सब एक प्रोफेशनल जजमेंट होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होती। मतलब इसमें तीन चीज़ें होनी चाहिए, नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग हमारे ऑडिट प्रोसेस का, रिजल्ट्स हमारे ऑडिट प्रोसेस के, हमने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे वो, और सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी हमने ऑडिट करते हुए हमें मिले, हम जिन कंक्लूजन पे पहुँचे, और सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स वो वाली जो हमारे कंक्लूजन को इफ़ेक्ट करती हैं, हमें इस कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए हमने लगाई है प्रोफेशनल जजमेंट। ये इसका नेचर, एक्सटेंट और टाइमिंग करते हुए ऑडिट प्रोसीजर का ऑडिटर हमेशा ये लिखता है बातें कि जो भी स्पेसिफिक आइटम्स और जो मैटर्स लगे हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स लिखता है। दूसरा, काम किसने किया, ऑडिट किसने किया, कब किया, किस डेट को किया, ये सब इसमें लिखा जाता है। मीन्स हु परफॉर्म द ऑडिट एंड द डेट सच वर्क वाज कंप्लीटेड, कब इस डेट को वर्क कंप्लीट हुआ हमारा। एंड द थर्ड हमारा लिखा जाता है हु रिव्यू, किसने रिव्यू करा ऑडिट को, एंड किस डेट तक और किस एक्सटेंट तक हमारा रिव्यू हो गया, डेट ऑफ रिव्यू। मतलब तीन बातें लिखता है, एक तो स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर जिन्हें टेस्ट किया गया है, नॉर्मल मतलब जो हमने असर्शंस हमारी टेस्ट हुई हैं, ये असर्शंस को बताता है इसमें। ऑडिट किसने किया, हु परफॉर्म द ऑडिट, कब तक किस डेट तक हमारा ऑडिट कंप्लीट हो गया, द डेट सच वर्क वाज कंप्लीटेड, हु रिव्यू द ऑडिट, किसने ऑडिट का रिव्यू करा और कब किस डेट तक हमारा ऑडिट का रिव्यू कवर हो गया। और इसमें उन सिग्निफिकेंट मैटर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, सिग्निफिकेंट मैटर्स को भी इंक्लूड किया जाता है जब जो ऑडिटर को मैनेजमेंट साथ
कोई बात करते हुए, डिस्कस करते हुए, जो ऑडिटर को TCWG एंड मैनेजमेंट के साथ, दोस्त चार्ज गवर्नेंस और मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हुए ये इंपॉर्टेंट बातें लगती हैं, हाँ इनको भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, तो वो भी उनको इन्वॉल्व करता है। जो भी डिस्कशंस हुई इसको भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन ऑडिटर को अगर लगता है कोई इन्फॉर्मेशन जो उसे मिली इनकंसिस्टेंट है, जो इन्फॉर्मेशन मिली इनकंसिस्टेंट है, जो उसने अपना फाइनल कंक्लूज़न दिया था उसके रिगार्डिंग, तो उसको भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिखा जाता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में उस बात को भी लिखा जाएगा जो इनकंसिस्टेंसी उसे लगी थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्जाम्पल। ये जस्ट डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन होता है। एग्जाम्पल्स क्या है हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, इसमें हमें एक लिस्ट है नॉर्मल, बस वही लर्न करनी और समझनी है। इसमें इंक्लूड होती हैं बातें। सबसे पहले हम इसमें हमने सारे ऑडिट प्रोग्राम्स बताते हैं, क्या ऑडिट प्रोग्राम क्या है। दूसरे एनालिसिस बताते हैं हमने क्या क्या एनालिसिस करे। तीसरा इश्यूज मेमोरेंडा, ये इसमें होता है, ये काइंड ऑफ अ रफ पेपर होता है, जो हमने रफ वर्क करा, हमारी वर्किंग्स होती हैं उनको इसमें लिखा जाता है। समरीज, जो भी हमारे सिग्निफिकेंट मैटर थे उनकी समरी। और लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये लेटर होती है जैसे बैंक से हमने कोई कंफर्म करा, डेटर से कंफर्म करा कि आपकी इतनी अमाउंट ड्यू है या नहीं, जो बैलेंस शीट में हमारे शो हो रही है। कंफर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन की लेटर ये इसमें इंक्लूड होती है। और चेकलिस्ट, मतलब ये हमने ऑडिट बनाया था पेपर, ये काम था जो हम चेक करते हैं, टिक करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चेकलिस्ट ये इसमें आ सकते हैं, मतलब इसके एग्जांपल हैं। और कोई भी हमने सिग्निफिकेंट मैटर्स की, जो हमारे सिग्निफिकेंट मैटर के कोरस्पोंडेंस, जैसे ईमेल्स हमारे पड़े होते हैं, डेटर और जो एंटिटी की आपस में डीलिंग में वो ये मेल्स आई हैं, वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, वो सब हमारा एज एविडेंस होता है। मतलब क्या क्या एग्जांपल्स हुई इसकी, ऑडिट प्रोग्राम्स, एनालिसिस, इशू मेमोरेंडा, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, चेकलिस्ट, सिग्निफिकेंट मैटर्स की जो हमारी कोरस्पोंडेंस होती हैं, जैसे ईमेल वगैरह होगी। इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये सब्स्टिट्यूट नहीं है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। मतलब हम ऑडिट डॉक्यूमेंट मीन्स हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जगह ये नहीं कह सकते चलो हम सिर्फ ऑडिट डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन जो ऑडिट डॉक्यूमेंट्स में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, हम ऑडिट डॉक्यूमेंट्स करते हुए इसकी एंटिटी की रिकॉर्ड्स की कुछ कॉपी, सिग्निफिकेंट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट को अपना पार्ट बनाते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हुए। ये होता है बस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सब्स्टिट्यूट नहीं है अकाउंटिंग रिकॉर्ड का। अब ऑडिटर को कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं जो उसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिखनी। थे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हुए कौन से ऐसे मैटर्स होते हैं जो ऑडिटर को नहीं लिखने होते, नहीं इंक्लूड करने होते, नहीं इंक्लूड करने होते। सुपरसीडेड ड्राफ्ट नहीं करने होते। जो हमारे वर्किंग पेपर्स होते हैं, मतलब जो हम साथ अपने वर्किंग करते हुए ऐसे लिख रहे होते हैं, ये अमाउंट यहाँ से आई, ऐसे, मतलब जो भी हम अपने एरोज नॉर्मल रफ वर्क कर रहे होते हैं वो इसे कहते हैं सुपरसीडेड ड्राफ्ट, उसे इंक्लूड नहीं करना होता। जो भी हमारे वर्किंग पेपर्स का सुपरसीडेड ड्राफ्ट है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसे नहीं इन्वॉल्व करना होता। सेकंड, वो नोट्स जो इनकम्प्लीट थे, जो हमारी प्राइमरी थिंकिंग थी, हम पहले ऐसे सोच रहे थे ऐसे ऐसे होगा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम अपने नोट्स बना रहे थे, उन्हें नहीं इंक्लूड करना होता। और तीसरा, वो कॉपीज़ और डॉक्यूमेंट्स जो करेक्टेड किए गए थे फॉर टाइपोग्राफिकल और अदर एरर्स की वजह से, और डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, डुप्लीकेशंस हो गई थी डॉक्यूमेंट्स के लिए, उनको, उन कॉपीज़ को, डॉक्यूमेंट्स को जिनमें टाइपोग्राफिकल या और कोई एरर था, उनको इंक्लूड नहीं करना होता है। 3 मैटर्स हैं जो ऑडिट डॉक्यूमेंट में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। सुपरसीडेड ड्राफ्ट, नोट्स जो इनकम्प्लीट और हमारी प्राइमरी थिंकिंग के थे, और प्रीवियस कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो करेक्टेड फॉर टाइपोग्राफिकल और अदर एरर्स एंड डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लास्ट टॉपिक आता है हमारा ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसका ओनर कौन होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो ये होता है, ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। इसका मालिक ये ऑडिटर की
प्रॉपर्टी होती है। इसका मालिक ऑडिटर होता है जिसने ऑडिट किया गया है। ये होता है एज पर SQC1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 में लिखा गया है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो कि प्रॉपर्टी है ऑडिटर की, अनलेस वो कोई लॉ या रेगुलेशन में कुछ और नहीं कहा गया, ये हमेशा प्रॉपर्टी ऑडिटर की रहती है। ऑडिटर को रीजनेबल प्रोसीजर्स अप्लाई करता है उसकी कस्टडी और कॉन्फिडेंशियलिटी की, अपने वर्किंग पेपर्स की। ये जो उसका ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ऑडिटर को अपने प्रॉपर कस्टडी में और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ रखने पड़ते हैं, मतलब संभाल के रखने पड़ते हैं और कॉन्फिडेंशियल मैटर की तरह इसे रखने पड़ते हैं, मतलब किसी को पता ना चले उनमें लिखा क्या गया, क्योंकि एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है हमारी। ऑडिटर अपनी मर्जी पे, एट इज़ ऑन डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन मीन्स अपनी मर्जी पे उसका कुछ पोर्शन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक्सट्रैक्ट क्लाइंट्स को दे सकता है, लेकिन सिर्फ उतना डिस्क्लोज करेगा कि उससे उसकी वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म अंडरमाइन ना हो जाए। मतलब सिर्फ क्लाइंट को उतना देगा जिससे उसकी जो वैलिडिटी थी, जो उसने काम करा है, वो अंडरमाइन ना हो जाए, मीन्स कम ना पड़ जाए। कुछ पोर्शन एक्सट्रैक्ट क्लाइंट को दे सकता है, सिर्फ उतने देगा जिससे उसकी वैलिडिटी ऑफ वर्क फॉर्म अंडरमाइन यानी कम ना पड़ जाए। और अगर कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट का केस है तो उसकी इंडिपेंडेंस पे कोई इफेक्ट ना आए, तभी वो देगा पोर्शन एक्सट्रैक्ट, तभी देगा क्लाइंट को अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट का केस है, उसकी इंडिपेंडेंस पे इफेक्ट ना आए। कंपनीज के केस में क्या होता है, जो हमारा ऑडिटर होता है जो हमारा ऑडिटर होता है मेन है, उसे ब्रांच के ऑडिटर से भी इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशंस लेनी होती हैं। तो ये उसका राइट है, और इस वाले ऑडिटर का जो मेन हेड है वो ब्रांच के ऑडिटर से क्लैरिफिकेशन ले सकता है, ब्रांच को विजिट कर सकता है, लेकिन उससे उसके वर्किंग पेपर्स नहीं मांग सकता। ऑडिटर जो मेन हेड है ब्रांच के ऑडिटर से कभी भी उसके वर्किंग पेपर नहीं मांग सकता, और ना ही ब्रांच ऑडिटर किसी कंपल्शन के अंडर होता है कि उसे अपने वर्किंग पेपर देने ही देने हैं। ये उसके डिस्क्रिशन पे होगा कि उसे कोई पोर्शन एक्सट्रैक्ट ठीक लगता है तो वो दे सकता है, ताकि उसकी कोई भी वैलिडिटी और जो उन्हें वर्क परफॉर्म किया है अंडरमाइन ना हो, इंडिपेंडेंस को कुछ हर्ट ना हो उसके। थैंक यू, आज का टॉपिक यहीं तक था।